हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज का यह क्लास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, लाजवाब होने वाला है, शानदार होने वाला है। और थोड़ा सा हमसे आज मिस्टेक हो गया है कि हम मैथ वाले शेड्यूल में ना प्रवेश कर चुके थे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए फटाफट से। हाँ, जल्दी जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा, बहुत ही ज्यादा शानदार होगा, लाजवाब होगा। तो जितने भी सारे बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे साथ ना इस क्लास में ज्वाइन हो जाइए। थोड़ा सा प्यारे बच्चों हमसे मिस्टेक हो गया था। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, और जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं ना, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा शानदार, बहुत ही ज्यादा लाजवाब होने वाला है। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास का 6ठा नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है ना। अभी हम आपको बता रहे थे कि जिस तरीके से हम लोग फिल्म देखते हैं, और फिल्म का स्टोरी जितना ज्यादा बढ़िया रहता है ना, हम कहते हैं कि फिल्म उतना ही ज्यादा बढ़िया था। उसी तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, उसी तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो इतिहास है ना, इसका जो कहानी होता है एक फिल्म की तरह ही होता है। समझ गए, एक फिल्म की तरह ही होता है प्यारे बच्चों। याद रहेगा, जल्दी से बताइए। यस, तो उसी तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग भी इतिहास को पढ़ते हैं और आपको इस तरीके से बताने का प्रयास करते हैं जैसे मानो एक फिल्म ही हम आपको दिखा रहे हो। ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग एक बार ना क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से, जितना जल्दी हो सके आप लोग क्लास को शेयर करिए, ताकि हम प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में बेहतरीन तरीके से आपको सब कुछ समझा सकें। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है ना। जो बच्चे जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से प्यारे बच्चों आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिए, और जल्दी जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए भाई। कम से कम हमारे साथ ना डेली कम से कम 2500 प्लस बच्चे जुड़ करके पढ़ाई करते हैं, तो ये 2500 प्लस बच्चे को जल्दी से आप जोड़ लीजिए। ठीक है, इन 2500 से ज्यादा बच्चों को ना आप जल्दी जल्दी से जोड़ लीजिए, और हम प्यारे बच्चों आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो क्रैश कोर्स है, इनमें जो बच्चे नहीं जुड़े हैं ना, इस कोर्स में आप लोग जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, इस कोर्स में आप लोग जरूर जुड़ जाएं। और हाँ, बहुत सारे बच्चे ना बुक के बारे में पूछ रहे थे कि सर बुक कब लॉन्च होगा सर। तो आपको प्यारे बच्चों हम बता दें कि आपका जो बुक है, ध्यान रखिएगा, आपका जो बुक है प्यारे बच्चों वो 10 तारीख के आसपास लॉन्च होने वाला है। ठीक है ना। हाँ, पब्लिकेशन के द्वारा हमें 10 तारीख का टाइम दिया गया है कि 10 तारीख में सर हम कंप्लीट कर देंगे, और 10 तारीख तक हम लगभग 10,000 यूनिट प्रिंट भी कर लेंगे, छाप भी लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग ना तैयारी में लगे रहिए। तब तक 5-6 दिन का और बात है, आराम से आप लोग का बुक आ जाएगा, फिर आराम से आप लोग पढ़ते रहिएगा, याद करते रहिएगा। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं भाई, जल्दी जल्दी से आप लोग क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए। 2 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, अगर एडमिशन लेने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो यहां से आप लोग मदद ले सकते हैं। फी की अगर बात किया जाए तो मात्र प्यारे बच्चों 199 का फी है। ठीक है ना। तो आराम से 45 दिन में हम आपको उस तरीके का तैयारी करवाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पर्याप्त होगा और बहुत ही जबरदस्त होगा। कुछ बच्चे का बार बार कमेंट आते रहता है कि सर कैसे लेंगे सर बुक। देखिए प्यारे बच्चों ना, बुक लेने का 3-4 उपाय हम कर देंगे, समझ गए ना। बुक लेने के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला तो ये जो फ्लिपकार्ट होता है ना, फ्लिपकार्ट, समझ गए ना। सबसे पहला बात तो कि फ्लिपकार्ट पर, दूसरी चीज अमेजन पर, जहां से आप लोग कोई भी सामान मंगवाते हैं तो फ्लिपकार्ट और अमेजन पर तो उपलब्ध होगा ही। तीसरा बात प्यारे बच्चों, जो टारगेट बोर्ड ऐप है ना, उस ऐप पर भी लिंक दे दिया जाएगा, जहां से जाकर के आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। समझ गए, टारगेट बोर्ड ऐप पर भी लिंक दे दिया जाएगा। चौथी बात, हम प्रयास करेंगे कि बिहार के हर एक बुक स्टोर तक हम किस किताब को पहुंचा दें। समझ गए ना, बिहार के हर एक बुक स्टोर तक ना हम इस किताब को पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, और प्यारे बच्चों आप लोग बिहार के हर एक बुक स्टोर से ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और हम लोग क्लास के बारे में जानते हैं। लेकिन उसके पहले ना आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया जाए। आप लोग जानते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, लेकिन बाजी किसकी होती है, जो पलट करके ऊपर आता है। तो इसलिए सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी। सिक्का प्यारे बच्चों दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है।
समझ गए ना, सिक्का हेड का भी होता है और टेल का भी होता है, लेकिन समय सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों को ना सबको पीछे पलट करके ऊपर आना है। समझ रहे बातों को हम क्या कर रहे हैं, सबको पलट करके आपको ऊपर आना है, ताकि एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आप लोग मैट्रिक परीक्षा में एग्जाम दे सके और उसका रिजल्ट भी बेहतरीन हो। ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा प्यारे बच्चों एक बात एकदम ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के एकदम ईमानदारी से बताइएगा, अभी तक के अगर अनुसार बात किया जाए, अभी जैसे नवंबर है ना, तो अगर नवंबर तक के अनुसार हम बात करें तो आपकी तैयारी जितनी है, आप लोग तो अपने आप को जरूर जांच रहे होंगे कि हाँ भाई हमारी तैयारी कैसी है, कितनी है। तो अभी के तैयारी के अनुसार आपका जो परसेंटेज है प्यारे बच्चों वो कितना आ सकता है, अभी के तैयारी के अनुसार बताइए। एकदम ईमानदारी से अपने आप में लगता होगा ना कि नहीं सर इतना तो आ ही जाएगा, इसमें नो डाउट। तो अभी के तैयारी के अनुसार आपका परसेंटेज कितना आ सकता है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग हमें बता दीजिए। ठीक है ना, फटाफट से बताइए अभी के तैयारी के अनुसार आपका परसेंटेज कितना आ सकता है। हाँ जी जल्दी जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से आप लोग बताइए फटाफट से कि हाँ सर अभी के अनुसार इतना आ सकता है और आराम से हम लोग उतना कर सकते हैं। जल्दी जल्दी से एक बार बता दीजिए। यस सर। और क्लास को जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ताकि बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों अपना क्लास चलते रहे। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत अब तो नहीं है सर? नो सर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग का कमेंट क्या आ रहा है जरा इस पर एक नजर डालते हैं। 85%, 75%, 80 से 90%, 70%। अरे भाई 75, 80, 75, 80 तो अभी बना रहे हैं। देखिए भगवान करे आपका एकदम 80, 85, 90 नंबर प्लस आ जाए प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। आपका ये बात देख करके ना, ये सुन करके ना प्यारे बच्चों एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता है कि चलिए कम से कम अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो है, कम से कम हमारा यह प्रयास आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो भर पाया कि कम से कम आप अभी ये गर्व से कहते हैं कि हाँ सर हमारा 75% प्लस, 80% प्लस आएगा। समझ गए ना, अगर प्यारे बच्चों 80%, 75% से ज्यादा नंबर आता है ना तो यह एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाता है। समझ गए ना, सम्मानजनक स्कोर, जहां पर कि कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ तुम्हारा कम नंबर आया है। समझ गए, तो एकदम कोशिश करिए कि 80% प्लस नंबर लेकर के आना है परीक्षा में। समझ गए ना, बाकी ज्यादा तो आप 100 में 100 ले आइए ना भाई, उससे हम लोग को तो और खुशी। समझ गए ना, लेकिन कम से कम 80% से प्लस रहना ही चाहिए, चाहे जितने भी कमजोर छात्र हो उनका भी 80+ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे क्या भाई, शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में। यहां पर प्यारे बच्चों हम लोग इस क्लास में ना पूरा इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, और अगली क्लास में यानी सोमवार के दिन आप लोगों को हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। समझ गए, पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट करवा देंगे। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि गांव का धीरे धीरे शहर में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। 23 नवंबर से सेंटअप का एग्जाम है सर, बिल्कुल पता है प्यारे बच्चों, 23 नवंबर से आप लोग का एग्जाम है और हम उसके लिए तैयार हैं, काहे चिंता कर रहे हैं। समझ गए ना, तो ध्यान रखिएगा, गांव का धीरे धीरे शहर में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। याद रहेगा, गांव का धीरे धीरे शहर में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। समझ गए ना, तो प्यारे बच्चों यानी कि गांव जो है वो धीरे धीरे करके शहर में बदल गया, उसी को शहरीकरण कहा गया। ठीक है, शहरीकरण के 3 कारण हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, जिसमें सबसे पहला कारण था आर्थिक कारण, दूसरा था प्यारे बच्चों राजनीतिक कारण, और तीसरा है धार्मिक कारण। तीसरा कारण धार्मिक कारण है, यार ध्यान रखिएगा। एक बार ना प्यारे बच्चों आप लोग क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। हम लोग तो भाई मिस्टेक से ना मैथ वाले शेड्यूल में घुस गए थे और थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है, बहुत सारे बच्चे भटक गए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से ना आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधि का केंद्र भी नगर को कहा जाता था, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है। पिछली क्लास में हम आपको गांव और शहर में अंतर बताए थे कि गांव और शहर में क्या अंतर होता है। समझ गए ना, यानी एक विलेज और एक टाउन में क्या अंतर होता है, ये हम आपको पिछले क्लास में प्यारे बच्चों बता दिए थे। उसके अलावा आपको बताए थे आधुनिक नगर के विस्तार के 3 कारण, आधुनिक नगर के विस्तार के 3 कारण, जिसमें पहला कारण बताए थे औद्योगिक पूंजीवाद का विस्तार, दूसरा बताए थे उपनिवेशवाद का विस्तार, और तीसरा बताए थे लोकतांत्रिक मूल्य का आदर्श, लोकतांत्रिक मूल्य का आदर्श। तो ये 3 कारण बताए थे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, उसके अलावा आपको हम बताए थे कि सबसे जो पुराना शहर था वो मेसोपोटामिया था। क्या था? मेसोपोटामिया, जो कि इराक में पड़ता है। उसके बाद भारत का सबसे पुराना शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। ये भी हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताए थे औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां आया था? इंग्लैंड में आया था। ये तो हम आपको पिछले चैप्टर में भी बता चुके थे। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां आया था? इंग्लैंड में आया था। उसके बाद हम आपको बताए थे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के तहत जो सबसे पहला शहर बना था वो लंदन शहर था। और लंदन की आबादी बताए थे 1750 में कितना? 6 लाख। और 1880 में कितना था? 40 लाख था। समझ गए ना? ये हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि बाल श्रम के कारण 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लाया गया। उसके बाद फिर फैक्ट्री कानून लाया गया था 1902 ईस्वी में। और फैक्ट्री कानून के तहत यह कहा गया था कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं काम करवाने देना है। समझ गए ना? 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। समझ गए ना? तो ये सब हम आपको बताए थे। उसके अलावा प्यारे बच्चों, हम आपको रैन बसेरा के बारे में बताए थे कि रैन बसेरा क्या होता है, बताए थे ना। रैन बसेरा के बारे में हम आपको बताए थे कि जहां पर मजदूर वर्ग के लोग बस रात गुजारा करते हैं। समझ गए ना? रात बस काट सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रैन बसेरा कहते हैं। और आपको हम ये भी बताए थे कि कुछ मजदूर जो होते थे वो शराब पी करके बहुत ज्यादा क्या करते थे? नौटंकी करते थे। इसलिए जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनको दिक्कत होता था, और इसलिए मध्यम वर्ग के लोग संयमता आंदोलन चलाए थे। और संयमता आंदोलन के तहत श्रमिकों के बीच शराब कंपनियों को कम करना था, कि जो श्रमिकों के बीच में ना जो शराब ज्यादा बिक रहा है उसको कम करना है। समझ गए ना? अरे बुक में सोशल साइंस का भी क्वेश्चन है भाई, तुम लोग ना कम्युनिटी में देख रहे हो, बुक पर कभी टैब करके क्लिक करके देखना तब पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, आपको यह बता दिए थे कि लंदन में पहला भूमिगत ट्रेन की शुरुआत 10 जनवरी 1863 में हुई थी। भारत में सबसे पहली बार ट्रेन चला था प्यारे बच्चों कब? 16 अप्रैल 1853 में। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 में चला था। अच्छा प्यारे बच्चों, आपसे ना हम एक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। आपसे अभी हम एक प्रश्न पूछते हैं, अगर आप लोग जवाब दे दिए तो जानेंगे। भारत में जो सबसे पहला ट्रेन चला था मुंबई से थाने के बीच, आपको हम बता चुके हैं कि भारत में सबसे पहला ट्रेन चला था मुंबई से थाने के बीच, जिसका दूरी था 34 किलोमीटर। और उस ट्रेन का क्या नाम था? बताइए। राजधानी एक्सप्रेस था कि शताब्दी एक्सप्रेस था कि जनसाधारण एक्सप्रेस था कि महानंदा था? क्या था प्यारे बच्चों? कि पैसेंजर था? बताइए कौन सा ट्रेन था? उस ट्रेन का नाम बताइए जो सबसे पहली बार मुंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है ना। जो सबसे पहली बार मुंबई से थाने के बीच चली थी, उस ट्रेन का नाम आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए भाई, मुंबई से थाने के बीच में जो ट्रेन चली थी उस ट्रेन का क्या नाम था? जितना जल्दी हो सके आप हमें बताइए, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, मुंबई से थाने के बीच में जो पहली ट्रेन चली थी उस ट्रेन का क्या नाम था जी? जल्दी से बताइए, उस ट्रेन का क्या नाम था? हाँ, ब्लैक ब्यूटी। लगता है कि आप लोग देख लिए भाई, चीटिंग कर लिए हैं आप लोग। समझ गए ना? हम यहाँ पर सॉरी लिख दिए थे और आप लोग वहीं से देख लिए। कितने बच्चे देख करके बता रहे हैं? सही से बताइएगा, देख करके बता रहे हो ना आप लोग? हाँ, ब्लैक ब्यूटी नाम था। समझ गए ना? ब्लैक ब्यूटी मतलब ब्लैक ही था लेकिन ब्यूटी, समझ गए ना। तो ब्लैक ब्यूटी नाम था सबसे पहला ट्रेन का नाम। समझ गए? ध्यान रखिएगा। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहानी कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, समझिएगा पूरा कहानी। अब समझिएगा, एकदम कहानी के फॉर्म में हम आपको ये पूरा पढ़ा रहे हैं। जब बहुत सारे मजदूर, ध्यान से सुनिएगा, जब बहुत सारे मजदूर गांव से धीरे धीरे शहर की ओर गए, जब बहुत सारे मजदूर गांव से धीरे धीरे शहर की ओर गए तो शहर में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया। शहर में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब मिल मालिकों को भी लगने लगा, फैक्ट्री मालिकों को भी लगने लगा कि भाई जितना फैक्ट्री खोलना है खोलो, मजदूर तो मिल ही रहा है। तो फैक्ट्री भी बहुत सारा खुलने लगा। समझ गए ना? बहुत सारा फैक्ट्री खुलने लगा, मजदूर भी जाने लगे। अब जाहिर सी बात है कि जब मजदूर गए तो यातायात का सुविधा भी चाहिए, तो यातायात का भी सुविधा हुआ। और उसी यातायात के सुविधा के चलते भूमिगत ट्रेन चला था। आपको पता है, उसी यातायात के चलते क्या चला था? भूमिगत ट्रेन चला था। समझ गए ना? लेकिन प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा हुआ कि शहर में ना प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। शहर में जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। समझ गए ना? तो जब शहर का प्रदूषण बढ़ने लगा तो प्रदूषण की समस्या शुरू हो गई। समझ गए ना? लोगों को घुटन महसूस होने लगा अब शहर में।
समझ गए? प्रदूषण की समस्या शुरू हो गई, लोगों को बहुत ज्यादा घुटन महसूस होने लगा, और जब घुटन महसूस होने लगा तो वहां पर ना अनेक तरह के अभियान चलाए गए। समझ गए ना? पेड़ पौधों को लगाने के लिए, हरा भरा बाग बगीचे लगाने के लिए अभियान चलाए गए, ताकि किसी भी तरीके से क्या किया जाए किसी भी तरीके से क्या किया जाए, हरियाली लाया जाए और प्रदूषण मुक्त किया जाए। समझ गए ना? और प्रदूषण के कारण ही प्यारे बच्चों वहां पर ना ग्रीन फेफड़ा नामक एक कार्यक्रम चलाया गया था। क्या? ग्रीन फेफड़ा नामक एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके तहत बहुत सारे हरे भरे पेड़ लगाए गए थे। समझ गए ना? तो ग्रीन फेफड़ा क्या है प्यारे बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन फेफड़ा क्या है, तो आप लोग जवाब यही दीजिएगा कि ग्रीन फेफड़ा के तहत क्या? ग्रीन फेफड़ा के तहत बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए थे, जिसके तहत प्रदूषण को दूर करने का उपाय किया गया था। समझ गए ना? सारे बच्चे समझ गए? अच्छा, अब कुछ चीज और ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति यहां से जाते थे, समझ गए ना, जो व्यक्ति मतलब कि बाहर से गांव से जाते थे ना, तो यहूदी बस्ती में रहते थे, और उन यहूदी बस्तियों को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता था? घेटो कहा जाता था। समझ गए ना? मध्य यूरोपीय शहरों में, ध्यान रखिएगा, मध्य यूरोपीय शहरों में जो यहूदी बस्ती था, उस यहूदी बस्ती को ही प्यारे बच्चों क्या कहा जाता था? घेटो कहा जाता था। घेटो। आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि घेटो क्या है? घेटो क्या क्या बता रहे हैं हम? घेटो। तो यहूदी बस्तुओं को, जो यहूदी बस्ती था ना, उसी को क्या कहा जाता था? घेटो कहा जाता था। ठीक है? जब हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे ना, तो वहां पर आपको बताएंगे कि ये घेटो शब्द का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा। अच्छा, अभी हम आपको क्या बताया कि ग्रीन फेफड़ा नामक कार्यक्रम चलाया गया। अब देखिए भाई, अब जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाता है ना, वो समझिए कि गरीबों के लिए होता है। जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वो एक तरीके से मान लीजिए कि वो गरीबों के लिए कार्यक्रम होता है। अमीर लोगों को भाई रईसी में जीने का अधिकार होता है। अमीर लोग तो रईसी में जीते हैं ना। तो अमीर लोग क्या किए कि अपने लिए, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अपने लिए क्या बनाए जानते हैं? गार्डन सिटी बनाए। गार्डन सिटी बनाए। समझ गए ना? पूरा एकदम हरा भरा एक शहर ही बनाए, एकदम हम लोग इसी शहर में रहेंगे और सिर्फ वहां पर अमीर लोग ही रहेंगे, ऐसा सिटी बनाए। समझ गए? तो औद्योगिकीकरण के कारण पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ था। आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे, पिछले चैप्टर में, कि औद्योगिकीकरण के कारण ना पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। जाहिर सी बात है कि जब उद्योगपति हुआ तो एक तरफ से मजदूर भी हुआ, क्योंकि उद्योगपति में उद्योगों के साथ काम करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि औद्योगिकीकरण के कारण ही पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि किस कारण पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि औद्योगिकीकरण के कारण पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ था। समझ गए? और अमीर लोग क्या किए? अमीर लोग प्रदूषण की समस्या से निकलने के लिए गार्डन सिटी की शुरुआत की, जिसकी अवधारणा एबनेजर हावर्ड ने दिया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दिया? जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दिया? जवाब जल्दी से आप लोग बताइए। और हां, एक बार ना आप लोग प्लीज क्लास को शेयर करिए, ठीक है ना? जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करिए। तो जितने भी सारे बच्चे, अभी तक 800 बच्चे तो क्लास को लाइक नहीं किए हैं। कल भी लाइक के लिए हम आपको समझाए थे, आज भी समझा रहे हैं। इसका मतलब 110% कंफर्म है कि वो 800 बच्चे क्लास को शेयर तो नहीं किए हैं, ना तो अपने किसी दोस्त के पास, ना तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उन 800 बच्चों से खास करके मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग क्लास को शेयर करिए। देखिए, हम क्लास को इसलिए शेयर करने के लिए बोलते हैं ताकि हम हर एक बच्चों तक पहुंच सके, टारगेट बोर्ड हर एक बच्चों तक पहुंच सके। ये जो आपके प्रिंस सर है ना, वो बिहार के हर एक बच्चों के पास पहुंच सके। समझ गए ना? कल एक बच्चे ना वीडियो भेजे थे, कार में अपना वीडियो चला रहे थे। समझ गए ना? कार में, कार का जो छोटा सा स्क्रीन होता है ना, उसमें हमारा वीडियो देख रहे थे। पता चला कि कहीं जा रहे होंगे तो भाई कहे कि कार में वीडियो चला लेते हैं। सोचिए, पढ़ने वाले बच्चे ऐसे भी हैं जो कार में वीडियो चला करके देख रहे हैं कि भाई वीडियो छूटना नहीं चाहिए, लाइव क्लास छूटना नहीं चाहिए। समझ गए ना? तो जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। कुछ लोग होंगे जो देखने में व्यस्त होंगे क्रिकेट। समझ गए ना? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दिया था? तो जवाब होगा एबनेजर हावर्ड ने दिया था। ठीक है ना? गार्डन सिटी की अवधारणा एबनेजर हावर्ड ने दिया था। समझ गए ना? एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि गार्डन सिटी के बारे में जो प्लानिंग था,
और उसका जो रख रखाव था, बनावट था, वो सब कुछ किसने करवाया था? एबनेजर हावर्ड ने करवाया था। अवधारणा उसी को कहते हैं, समझ गए ना, कि बस प्लानिंग दिए, उस पर काम किए, तो उसको अवधारणा कहते हैं। तो गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दिया? एबनेजर हावर्ड ने दिया था, समझ गए ना। अच्छा, एक तरफ प्यारे बच्चों औद्योगिकीकरण के कारण पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का उदय हो रहा था, तो दूसरी तरफ शहरीकरण के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। शहरीकरण के कारण मध्यम वर्ग का उदय कैसे हो रहा था? देखिए, जो लोग नीचे तबके के लोग थे, यानी कि जो लोग गरीब लोग थे, वे लोग अब शहर में जा रहे थे नौकरी करने के लिए, और जब नौकरी करते थे तो उनके पास पैसा आ जाता था। पैसा आ जाता था तो वो गरीबी से निकल करके मध्यम वर्गीय में आ जाते थे। पहले एकदम निम्न वर्गीय में रहते थे, लेकिन जब पैसा आ जाता था ना, तो वो मध्यम वर्गीय परिवार में आ जाते थे, और वहां से प्यारे बच्चों वो क्या करने लगते थे? वो मध्यम वर्ग। और अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मध्यम वर्गीय होता था वो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी होता था, समझ गए ना। जो मध्यम वर्गीय होता था वो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी होता था, यानी कि उसके पास दिमाग सबसे ज्यादा होता था, समझ गए ना। मध्यम वर्गीय के पास ना दिमाग सबसे ज्यादा होता था। जितना बड़ा बड़ा क्रांति हुआ है ना, सब मध्यम वर्गीय के कारण ही हुआ है, क्योंकि मध्यम वर्गीय ही पूरा प्लानिंग बनाता था, समझ गए। ये बात ना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए? हाँ या ना बोलिए जल्दी से। सारे बच्चे समझ गए ना। तो ये बात प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, शहरीकरण के कारण ही मध्यम वर्ग का क्या हुआ था? उदय हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब कहिएगा कि सर कैसे? सर मध्यम वर्ग के कारण बड़ा बड़ा आंदोलन क्यों हुआ? तो ध्यान रखिएगा, मध्यम वर्ग के द्वारा ही प्यारे बच्चों क्या चलाया गया था? चारटिस्ट आंदोलन और 10 घंटे का आंदोलन चलाया गया था। पिछले चैप्टर में हम आपको चारटिस्ट आंदोलन और 10 घंटे का आंदोलन के बारे में बताए थे ना। अच्छा, ये 10 घंटे का आंदोलन क्यों हुआ था प्यारे बच्चों? बताइए, इसका उद्देश्य क्या था? कितने बच्चे बता सकते हैं? जल्दी से बताइए, 10 घंटे का जो आंदोलन चला था उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य प्यारे बच्चों एक ही था, आपको पता होगा, हम बताए भी थे। फैक्ट्री में ना मजदूरों से बहुत देर तक काम लिया जाता था, समझ गए। फैक्ट्री में मजदूरों से बहुत देर तक काम लिया जाता था, समझ गए। भाई गले में क्या हो गया? ठीक है, हम क्या बता रहे हैं? फैक्ट्री में मजदूरों से बहुत ज्यादा काम लिया जाता था, और इसलिए ना मजदूर आंदोलन किए थे कि हम 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, और इसलिए 10 घंटे का आंदोलन उसका नाम पड़ा। हाँ, सारे बच्चे समझ गए ना। सब कुछ बता चुके हैं, चारटिस्ट आंदोलन, 10 घंटे का आंदोलन, ये सब आंदोलन के बारे में ना हम औद्योगिकीकरण वाला चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब प्यारे बच्चों होता क्या था कि जितना भी आंदोलन होता था ना, सब शहर से ही शुरू होता था, क्योंकि पूरा फैक्ट्री शहर में है, सब कुछ शहर में है, लोग शहर में कमाने जा रहे हैं, तो इसलिए सब कुछ शहरों में ही होता था। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधि का केंद्र ना शहर को कहा जाने लगा, समझ गए। आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र जो है वो किसको कहा जाने लगा? शहर को कहा जाने लगा। आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र शहर को कहा जाने लगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र किसे कहा जाता है? शहर को कहा जाता है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों प्रदूषण से संबंधित समस्या के बारे में हम आपको बता दिए। अच्छा, उसी समय प्यारे बच्चों क्या था कि लंदन तो विकास कर ही रहा था, इंग्लैंड का जो लंदन शहर था वो तो विकास कर ही रहा था। अब यूरोपीय जितने भी सारे देश थे, लंदन को देख देख करके ना उनको लगा कि भाई हमें भी विकास अब करना चाहिए, समझ गए। लंदन को देख करके लगा कि हमें भी क्या विकास करना चाहिए, समझ गए। तो हर एक देश विकास करने लगा। लंदन के आपको हम कल भी बताए थे कि इंग्लैंड विकास कर रहा था, उधर अमेरिका विकास कर रहा था, इधर जापान विकास कर रहा था, अब फ्रांस भी इधर विकास के रास्ते पर चल गया था, समझ गए ना। तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, उस पेरिस में प्यारे बच्चों बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी थे। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, बहुत जबरदस्त चीज बता रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बहुत सारा झुग्गी झोपड़ी था, ठीक है ना। इसलिए फ्रांस ना लगता था कि कभी शहर में बदल ही नहीं सकता है। फ्रांस का जो राजधानी पेरिस है वो लगता था कि कभी भी यह शहर के रूप में नहीं बदल सकता है, और इसलिए प्यारे बच्चों वहां पर कुछ बड़ा करने का जरूरत था शहरीकरण के लिए। तो 1852 ईस्वी में, कब प्यारे बच्चों? 1852 ईस्वी में नेपोलियन तृतीय ने, वहां का राजा कौन था? नेपोलियन तृतीय, और उसने क्या किया कि एक व्यक्ति को नियुक्त किया। उस व्यक्ति का नाम था बैरॉन हॉसमान, ठीक है ना। ये व्यक्ति है प्यारे बच्चों, इसका नाम था बैरॉन
बैरॉन हॉसमान, ठीक है ना, इस व्यक्ति का नाम था बैरॉन हॉसमान, समझ गए। तो इस व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप दिया किसने, नेपोलियन तृतीय ने कहा कि देखो बैरॉन, जा करके किसी भी तरीके से हो लेकिन पेरिस को ना एक शहर के रूप में कन्वर्ट करो, समझ गए, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी शहरीकरण हो, समझ गए। तो बैरॉन हॉसमैन को क्या किया गया, वास्तुकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया कि जाओ तुम्हें जिम्मेदारी देते हैं कि एकदम पूरा पेरिस का रंग रूप बदल दो। ये बैरॉन हॉसमैन क्या किया कि पूरे पेरिस का पुनः निर्माण करवाया, पूरे पेरिस का हर एक घर को तोड़ दिया। प्यारे बच्चों, शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे मानो यह राक्षसी रूप ले लिया है, समझ गए ना, शुरुआती में तो ऐसा लगा कि मानो इसने क्या किया है, राक्षसी रूप ले लिया है, समझ गए ना। अगर बैरॉन हॉसमैन के बारे में अगर आप अपने किताब में पढ़ेंगे तो ये आपके किताब में ही लिखा गया है कि बैरॉन हॉसमैन ने पेरिस के पुनर्निर्माण का काम किया, यानी कि जो बैरॉन हॉसमैन था प्यारे बच्चों, यह फिर से चाह रहा था कि पेरिस का पुनर्निर्माण करें, और इसलिए वह शहरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया। शहर भर में क्या किया भाई, शहरीकरण के अंतर्गत इसने क्या किया, शहर भर में सीधी और चौड़ी सड़कें बनवाई। सबसे पहला काम यह क्या किया कि सीधी और चौड़ी सड़क बनवाया। सड़क के बगल में जितने भी झोपड़ी पट्टी वाले लोग थे, गरीब लोग थे, उन सबको हटवा दिया, कहा कि नहीं ना, सड़क के किनारे से हटिए, पूरा अतिक्रमण खाली करिए, हम यहां पर क्या करेंगे, सड़क बनवाएंगे। और सड़क को क्या किया, एकदम चौड़ा कर दिया, ठीक है ना। उसके अलावा प्यारे बच्चों छायादार सड़क बनवाया, मतलब जो सड़क था उसके दोनों तरफ क्या लगवाया, पेड़ लगवाया। उसके अलावा खुला मैदान बनवाया ताकि सुबह में लोग जाकर वहां टहल सके, ठीक है ना, खुला मैदान बनवाया। उस खुले मैदान में भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाए। उसके अलावा बगीचे बनवाए, समझ गए ना, बहुत सारे क्या बनवाए, बगीचे बनवाए, समझ गए, बहुत सारे बगीचे बनवाए। उसके अलावा पूरे शहर में पुलिस को तैनात करवा दिया ताकि अगर इन सब काम में कोई दिक्कत करे ना तो उसको बढ़िया से पिटाई भी कर दे, समझ गए ना। मतलब ठोक पीट के एकदम प्यारे बच्चों वो क्या कर दिया था, पूरे पेरिस शहर को बदलने निकला था। और इस कह सकते हैं कि इस पुनर्निर्माण में, यानी कि ये जो पूरे पेरिस शहर का पुनर्निर्माण किया जा रहा था तोड़ ताड़ करके, उसमें लगभग 3.5 लाख लोग, ठीक है ना, आंकड़ा दिया गया आपके किताब में कि 3.5 लाख लोगों को ना उजाड़ दिया गया, मतलब 3.5 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, समझ रहे बात को, लगभग 3.5 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया कि नहीं भाई अब जाइए, है ना, हमको पेरिस का नव निर्माण करना है, नया निर्माण करना है, ठीक है। शुरुआत में तो पेरिस वालों को लगा, शुरुआत में जो पेरिस में रहने वाले लोग थे उनको लगा कि शहर में दानवी रूप फैल रहा है, यानी कि एकदम राक्षसी रूप फैल रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों जल्द ही ये सोच बदल गया जब पेरिस एक ऐसी राजधानी के रूप में जाना जाने लगा जो सिर्फ वास्तुशिल्प के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और बौद्धिक प्रगति के रूप में भी क्या प्रभावशाली रहा। यानी कुल मिलाकर के किसने भाई, तो बैरॉन हॉसमैन ने पेरिस का रंग रूप बदल दिया और जहां झोपड़ी पट्टी था वहां पर बड़े बड़े भवन का निर्माण किया, समझ गए ना, और पूरा पेरिस शहर को क्या कर दिया, बदल दिया। इसलिए कहा जाता है कि बैरॉन हॉसमैन फ्रांस का प्रसिद्ध वास्तुकार था। वास्तुकार क्या होता है, जो बढ़िया से घर बना देना उसको वास्तुकार कहते हैं, जिसे नेपोलियन तृतीय ने पेरिस में नए पार्क, सड़क और भवन एवं बड़े पैमाने पर अन्य सार्वजनिक कार्य करने के लिए नियुक्त किया था, समझ गए ना। तो पूरे पेरिस शहर को किसने बदल दिया, बैरॉन हॉसमैन ने बदल दिया, समझ गए ना। तो इस तरीके से जो दुनिया थी प्यारे बच्चों एकदम तेज गति से शहरीकरण की ओर बढ़ रही थी, समझ रहे हैं बातों को, यहां एकदम तेज गति से बैरॉन ये शहरीकरण की तरफ बढ़ रही थी, समझ गए ना, सारे बच्चे समझ गए शहरीकरण के बारे में। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे बाबू विदेश के बारे में, लंदन के बारे में, पेरिस के बारे में, समझ गए ना। लेकिन अब हम लोग आते हैं अपने भारत में कि भाई अगर पूरा विदेश, पूरा दुनिया अगर शहरीकरण की ओर बढ़ रहा था तो उस समय हमारे भारत का क्या स्थिति, क्या हमारा भारत अस्थायी था या फिर भारत भी आगे बढ़ रहा था, समझ गए ना, क्या हमारा भारत अस्थायी था। जरा एक बार बताइए, सब कुछ सही है प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर जा रहा है, अब जल्दी से बताइए। तो जो बच्चे यहां से रफू चक्कर हो गए हैं ना, जल्दी से जुड़ जाइए फिर से एक बार, सही है अब।
चलिए बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए जो जो यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं। तो हम आपको क्या बता रहे थे, कुछ पूछ रहे थे आपसे, शायद हम शायद प्यारे बच्चों आपसे कुछ पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे भाई? हाँ, हम ये पूछ रहे थे कि पूरी दुनिया प्यारे बच्चों शहरीकरण की ओर बढ़ रही थी, समझ गए ना? पूरी दुनिया जो है वो शहरीकरण की ओर बढ़ रही थी, तो क्या भारत उस समय अस्थायी पड़ा हुआ था? बताइए, अगर पूरी दुनिया उस समय शहरीकरण की ओर बढ़ रही थी तो क्या भारत उस समय अस्थायी पड़ा हुआ था प्यारे बच्चों? बताइए जल्दी से, क्या भारत उस समय अस्थायी पड़ा हुआ था? नहीं, भारत भी प्यारे बच्चों धीरे धीरे डेवलप कर रहा था, और भारत का उस समय एक शहर था जो बहुत तेज गति से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा था। वो कौन सा शहर था? क्या आप बता सकते हैं हमें? जल्दी से बताइए, वो कौन सा शहर था जो बहुत तेज गति से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा था? भारत का वह शहर है और बताना है आपको, जल्दी से बताइए। भारत का वह कौन सा शहर था जो तेज गति से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा था? और जवाब होगा मुंबई। जवाब होगा मुंबई, जिसको बंबई भी कहा जाता है, समझ गए ना? तो अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं भारत में शहरों का विकास। क्या पढ़ते हैं? भारत में शहरों का विकास, यानी भारत में शहरों का विकास किस तरीके से हो रहा था, इसके बारे में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना? भारत में शहरों का विकास किस तरीके से हो रहा था, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। याद रहेगा ना? जल्दी से बताइए। यस सर। तो अब हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ते हैं भारत में शहरों का विकास। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो शहर पढ़ेंगे उसमें मुख्य रूप से प्यारे बच्चों हम लोग बंबई शहर के बारे में पढ़ेंगे और सिंगापुर शहर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पटना के बारे में भी पढ़ेंगे कि पटना में आखिर किस तरीके से शहरीकरण हो रहा था, समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग बंबई के बारे में जानते हैं, ठीक है ना? बंबई के बारे में एक एक चीज प्यारे बच्चों हम आपको बताएंगे, बस एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा एक एक चीज को कि बंबई में किस तरीके से सब कुछ। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, पश्चिमी यूरोपीय शहरों के विपरीत भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही। यानी कि जिस तरीके से पश्चिमी यूरोपीय शहर यानी कि इंग्लैंड, लंदन, ये सब में बहुत तेज गति से शहरीकरण हो रहा था, उस तरीके से भारत में शहरीकरण नहीं हो रहा था। यानी कि भारत में शहरीकरण तो हो रहा था जरूर, लेकिन बहुत स्लो रफ्तार में, बहुत धीरे धीरे, समझ गए ना? और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में केवल 1% लोग ही शहरों में रहते थे। अगर 20वीं शताब्दी का शुरुआत अगर माना जाए, जैसे 1900 ईस्वी, समझ गए ना, और 2000 ईस्वी आया, तो 2000 ईस्वी आया तो 21वीं शताब्दी हुआ, तो 19वीं शताब्दी यानी कि 1900 से लेकर के 2000 ईस्वी के बीच में, समझ गए? 20वीं शताब्दी मतलब क्या हुआ? 1900 से लेकर के 2000 ईस्वी तक के बीच में सिर्फ प्यारे बच्चों 1% लोग ही शहर में रहते थे, यानी कि 100 में से एक आदमी शहर में रहता था, मात्र 100 में से एक आदमी मात्र था जो शहर में रहता था भारत में, समझ गए ना? इन शहरों में बड़े बंदरगाह थे, वेयर हाउस थे, सेना की छावनियां थी, शैक्षणिक संस्थान थे, संग्रहालय और पुस्तकालय थे, और इस वजह से लोग शहरों में आते थे, समझ गए ना? किस बढ़िया शिक्षा मिल जाता है, पुस्तकालय है, संग्रहालय है, सेना का छावनी है, वेयर हाउस है, बंदरगाह है, तो कुछ मिलता था शहरों में, और इसलिए भारत के कुछ लोग ना 1% लोग, सिर्फ 1% लोग शहरों में आ गए थे, समझ गए? शुरुआत में जो बंबई है ना, वो 7 टापुओं का इलाका था। आज जो आप लोग मुंबई देख रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सपनों की नगरी, सपनों की नगरी कहते हैं ना, जितना भी फिल्म शूटिंग वगैरह होता है, आप जितना भी देखते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और फलना पदना, कपिल शर्मा और कौन बड़ा देखते हैं ना, तो सब प्यारे बच्चों कहाँ है? मुंबई में ही है। और अगर मुंबई कभी जाने का मौका मिले ना, तो मुंबई सिटी जाइएगा, यहाँ फिल्म सिटी, समझ गए ना? फिल्म सिटी, जहां पर फिल्म का शूटिंग होता है, देखिएगा जाकर के किस तरीके से सचमुच में उसे सपनों की नगरी कहा जाता है। जब मुंबई जाइएगा ना, हम तो नहीं गए हैं कभी, लेकिन हम भी प्यारे बच्चों इधर उधर से कहते सुने हैं, वीडियो में कभी देखे हैं कि मुंबई के लोग इतना ज्यादा व्यस्त होते हैं ना कि उनको एक्स्ट्रा फालतू समय ही नहीं है। मुंबई जाने पर पता चलता है कि दुनिया कितनी तेज गति से भाग रही है, दुनिया का रफ्तार क्या है, समझ गए? ये मुंबई जाने पर पता चलता है, और इसलिए मुंबई को सबसे व्यस्ततम शहर कहा जाता है, सपनों की नगरी कहा जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है, समझ गए? तो शुरुआत में जो मुंबई था वो 7 टापुओं से बना हुआ था। 7 टापू कहने का मतलब हुआ ना कि छोटा 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 इस तरीके से ना 7 भागों में बटा हुआ था, समझ गए? शुरुआत में जो मुंबई था वो 7 भागों में बटा हुआ था, और 7 जगह पर क्या आदमी रह रहे थे? 7 जगह पर आदमी रह रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। यानी कि जब आबादी बढ़ा प्यारे बच्चों, तो ये टापू ना सब एक दूसरे से आपस में क्या हो गए? कनेक्ट होते चल गए, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते चल गए, और ये मुंबई शहर बहुत बड़ा बन गया,
समझ गए ना, यानी कि 7 टापुओं को मिला करके मुंबई शहर बनाया गया है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे कि कितने टापुओं से मिल करके मुंबई शहर बना है, तो जवाब होगा 7 टापुओं से मिल करके। ठीक है, ओ भाई हाँ, यहां पर ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चों, 11% लोग, यहां पर ना 11% लोग कर लीजिएगा, 11% लोग ना शहरों में रहते थे, यहां पर 11% कर लीजिएगा, 11% लोग शहरों में रहते थे, 1% नहीं बल्कि 11% हो गया, सॉरी। तो ध्यान रखिएगा कि मुंबई जो है वो मुंबई जो है ना वो प्यारे बच्चों 7 टापुओं से मिलकर के बना है, और जब 7 टापू आपस में मिला तो प्यारे बच्चों बंबई शहर क्या अस्तित्व में आया। यानी कि जब 7 टापू एक साथ मिला ना, तब आया कि भाई बंबई शहर एक बहुत बड़ा शहर है। समझ गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बंबई शहर कितने टापुओं से मिलाकर के बनाया गया है, तो जवाब होगा 7 टापुओं से मिलाकर के बनाया गया है। अब आपको हम अभी बताएं कि बंबई जो है वो भारत की वाणिज्यिक राजधानी है, वित्तीय राजधानी है, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे। सबसे ज्यादा ना वहां पर कपास और कच्चा माल जैसा अफीम हो गया, ये सब बिकता था। कपास मिलें खुलने पर और अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर आए। यानी कि जब कपास मिल वहां पर खुला, कपास मिल यानी कि सूती कपड़ा का मिल जब मुंबई में खुला, तो और ज्यादा संख्या में लोग मुंबई जाना शुरू कर दिए। काम की तलाश में ही जाते थे, ऐसे नहीं, काम की तलाश में ही मुंबई जाना शुरू कर दिए। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था, कपड़ा मिल, तो आपका जवाब क्या होगा 1854 ईस्वी में। ठीक है, 1854 ईस्वी में पहला कपड़ा मिल खुला था, और 1921 ईस्वी तक वहां 85 कपड़ा मिल खुल गया था, जिसमें लगभग 1,46,000 मजदूर काम करते थे। समझ गए ना, पिछले चैप्टर में हम आपको बताए थे कि 1854 तक पहला कपड़ा मिल खुल गया था, कहां, बंबई में, और 1921 आते आते 85 कपड़ा मिल प्यारे बच्चों वहां पर खुल करके तैयार हो गया था। कितना, 85 कपड़ा मिल, याद रहेगा ना, याद रहेगा, यस, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब और बताते हैं, 1931 तक लगभग 1/4 ही बंबई के निवासी थे, बाकी निवासी शहर से बाहर से आए थे, शहर के बाहर से आए थे। यानी कि देखिए, आपको हम क्या बताए, अभी आपको बताए कि 1854 ईस्वी में पहला कपड़ा मिल खुला, और जब पहला कपड़ा मिल खुला प्यारे बच्चों, तो तब तक 11% लोग ही रहता था। ठीक है ना, तब तक मात्र 11% लोग शहर में रहते थे, यानी कि कह लीजिए कि 11% लोग बंबई में रहते थे। लेकिन 1921 आते आते जब 85 कपड़ा मिल खुल गया, तब प्यारे बच्चों पूरे मुंबई का, जैसे मान लिया जाए ना कि ये पूरा मुंबई है, तो समझिए कि इसका 25%, ठीक है, ये हो गया 25%, ये 25%। जब कपड़ा मिल वहां पर पूरा खुल गया ना, तब 75% जो वहां पर लोग थे, आप ऐसे समझ लीजिए, जो 75% लोग थे ना वहां, वो प्यारे बच्चों बाहर से आते थे। सिर्फ 25% कुल निवासी थे मुंबई के, सिर्फ 25%, और बाकी 75% जो लोग थे वो बाहर से मुंबई गए। ठीक है ना, बाहर से मुंबई गए काम की तलाश में। समझ गए, यानी कि कपड़ा मिल खुलने के कारण बहुत तेज गति से लोग वहां पर जाना शुरू कर दिए। समझ गए ना, बहुत तेज गति से। जहां पर सोचिए कि 100 में से मात्र 11 आदमी रहता था मुंबई में, शहर में। समझ गए ना। अब प्यारे बच्चों, कपड़ा मिल खुलने के बाद 100 में से 75 आदमी रहना शुरू कर दिया था, यानी कि कपड़ा मिल के कारण तेज गति से लोग नगर की ओर गए। बंबई के 70% लोग घनी आबादी वाले चौल में रहते हैं। अब ये चौल क्या होता है, चौल कितने बच्चे जानते हैं? अभी अगर मुंबई में जाइएगा ना, तो वहां के जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, वो चौल में रहते हैं। चौल कहते हैं प्यारे बच्चों झुग्गी झोपड़ी को, या फिर चौल एक ऐसे जगह को कहा जाता है जहां पर समझिए कि अच्छे से आप जिंदगी नहीं जी सकते हैं, अच्छे से एक कमरे में रह भी नहीं सकते हैं। जैसे 10 फीट बाई 10 फीट का एक कमरा होता है ना, उससे भी छोटा चौल होता है। एक 10 फीट बाई 10 फीट के कमरे में ना 2-3 आदमी को रख दिया जाता है। समझ गए, सोच रहे हैं बातों को? अगर आपको हम ये बता दें, एक लिमिट बता दें कि इस समय प्यारे बच्चों, जिस समय मुंबई में ये सब शहरीकरण हो रहा था, उस समय अगर लंदन की बात करें तो एक मकान में 8 आदमी रहता था। कितना? एक मकान में 8 आदमी लंदन में। समझ गए ना, एक मकान में 8 आदमी। वहीं मुंबई में एक मकान में प्यारे बच्चों 20 आदमी रहता था। मुंबई के एक मकान में 20 आदमी रहता था। सोचिए कि मुंबई में कितना तेज गति से शहरीकरण हुआ और कितना तेज गति से लोग वहां पर जाना शुरू कर दिए।
तो जब इतना तेज गति से लोग मुंबई में जाने लगे तो मुंबई में रहने उहने का व्यवस्था चाहिए ना, रहने का व्यवस्था नहीं होता था, तो लोग चौल में रहते थे। चौल होता है ना कि जी बहुमंजिला इमारत हो गया, कोई मालिक बना करके बहुमंजिला इमारत छोड़ दिया और छोटा छोटा उसमें रूम बना देता है। और जैसे एक होता है ना कि अपना एक सेपरेट रूम है, सेपरेट बाथरूम है, सेपरेट किचन है, वो ऐसा नहीं होता है। 10 गो रूम पर एगो बाथरूम दे देता है, समझ गए, बस सवेरे नंबर लगेले रहिए, समझ गए ना, ये होता है चौल, समझ गए, ये होता है प्यारे बच्चों चौल, उसी को चौल कहा जाता है। तो बंबई में 70% से ज्यादा लोग ना घनी आबादी वाले चौलों में रहते हैं। 1918 में बंबई के मकानों के महंगे किराए को सीमित करने के लिए, अब जाहिर सी बात है कि जब इतना आदमी बंबई में जाने लगा तो वहां के मकान मालिक के मन बढ़ गया और वहां का मकान मालिक ना रेंट एकदम महंगा कर दिया, समझ गए, वहां का मकान मालिक एकदम महंगा रेंट कर दिया। जिस रूम का किराया था 2000 बढ़ा के कर दिया 10,000, समझ गए ना, रहबे करेगा भाई, कमाने आए हो तो रहो। जिस रूम का किराया था 2000 बढ़ा के कर दिया 4000, मजबूरी में लोग मजदूर रहता था, ठीक है ना। तो इसलिए सरकार ने देखा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, इसलिए ना एक कानून लाया जिसका नाम था क्या, किराया कानून, कि आप इतना से ज्यादा किराया नहीं ले सकते हैं, समझ गए ना। तो मजदूरों को देखते हुए 1918 ईस्वी में बंबई के मकानों के महंगे किरायों को सीमित करने के लिए किराया कानून पारित किया गया और बंबई के गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने उस समय विशाल तटीय दीवार बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी ताकि शहर के निचले इलाके समुद्र के पानी की चपेट में आने से बच जाए। आपको पता है कि मुंबई जो है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, पता है ना, मुंबई जो है प्यारे बच्चों वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। मुंबई कभी घूमने जाइए तो कभी मरीन ड्राइव पर जाइए, हालांकि अब तो पटना में भी अपना मरीन ड्राइव हो गया है, लेकिन अगर मुंबई जाइए ना तो वहां के मरीन ड्राइव पर जाइए, ठीक है, शहर के बाहर हट करके समुद्र के बगल में बनाया गया है। तो पहले क्या था प्यारे बच्चों कि लोग ना धीरे धीरे मट्टी भर भर के ना समुद्र की तरफ बढ़ते जा रहे थे और जब तेज झोंका आता था पानी का तो घर बहा करके लेके चल जाता था समुद्र में, समझ गए। तो इसलिए उस समय वहां के जो गवर्नर जनरल थे क्या नाम था, विलियम हॉर्नबी, वो क्या किए ना कि समुद्र के चारों तरफ एक मोटा दीवार दिलवा दिए, समझ गए ना, कि इस दीवार के आगे कोई अब नहीं जा सकता है, समझ गए। तो वहां पर ना क्या किए, जो समुद्र का जो किनारा था वहां पर दीवार बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी और समुद्र के चारों तरफ से, मुंबई शहर के चारों तरफ से दीवार दे दिया गया कि इस दीवार के अब आगे नहीं जा सकते हैं। यानी कि भारत के मुंबई शहर में बहुत तेज गति से 19वीं शताब्दी में नहीं बल्कि 20वीं शताब्दी में प्यारे बच्चों क्या हुआ, शहरीकरण हुआ, समझ गए, बहुत तेज गति से शहरीकरण हुआ भारत में। अब बात करते हैं, अच्छा मुंबई में शहरीकरण समझ गए ना कि मुंबई में किस तरीके से शहरीकरण हुआ। अब बात करते हैं सिंगापुर में। तो सिंगापुर शहर का विकास, सिंगापुर जो है प्यारे बच्चों एक बहुत ही कह सकते हैं कि धनी मानी और सुखी संपन्न शहर है। उसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। जैसे बिहार की राजधानी पटना, वैसे सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, याद रखिएगा। बिहार की राजधानी पटना है ना, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर पहले गुलाम था, जैसे भारत पहले गुलाम था वैसे सिंगापुर पहले गुलाम था और सिंगापुर को आजादी मिली 1965 ईस्वी में। सिंगापुर कब आजाद हुआ, 1965 ईस्वी में। और किस पार्टी के नेतृत्व में आजाद हुआ, तो ध्यान रखिएगा, पीपुल्स एक्शन पार्टी। पीपुल्स एक्शन पार्टी, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सिंगापुर कब आजाद हुआ, तो 1965 ईस्वी में आजाद हुआ। किस पार्टी के नेतृत्व में आजाद हुआ, तो पीपुल्स एक्शन पार्टी के नेतृत्व में आजाद हुआ था, ठीक है ना। पीपुल्स एक्शन पार्टी के नेता कौन थे, तो ली कुवान एब। पीपुल्स एक्शन पार्टी के नेता कौन थे, ली कुवान एब थे, ठीक है ना। अगर बात करें 1965 ईस्वी की, अगर बात करें 1965 ईस्वी की, जिस समय ये सिंगापुर आजाद हुआ था, ठीक है ना, जब सिंगापुर आजाद हुआ तो इसे भिखारियों का देश कहा जाता था, समझ गए ना। जब सिंगापुर आजाद हुआ तो इसे भिखारियों का देश कहा जाता था कि सिंगापुर तो भिखारी है। जैसे आज बिहार को ना लोग सोचते हैं कि गरीब राज्य है, लेकिन भाई बिहार अब धीरे धीरे ना अमीर राज्य की श्रेणी में बढ़ रहा है। इसका ना अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया होते जा रहा है। अगर बिहार का विकास देखना है ना तो बिहार में आकर के देखिए, पटना में आकर के देखिए और बाकी बड़े बड़े शहरों में आकर के देखिए। पटना में तो अभी जाइएगा तो देखिएगा कि हर एक जगह, सब जगह पर अभी ना विकास ही विकास चल रहा है। कहीं ओवर ब्रिज बन रहा है, कहीं रोड बन रहा है, कहीं नाला बन रहा है, मतलब सब जगह काम लगा हुआ है, बहुत तेज गति से विकास चल रहा है, समझ गए। हाँ, तो 1965 के पहले सिंगापुर को क्या कहा जाता था, भिखारियों का देश कहा जाता था। सिंगापुर ने समुद्र को विकसित करके भव्य और आकर्षक सिंगापुर का विकास किया। यानी कि सिंगापुर जो है ना वो अपने आप को विकसित किया, अपने आप को बदला और आज सिंगापुर ना लोग घूमने जाने के लिए तरसते हैं।
जैसे न्यूयॉर्क होता है ना कि भाई न्यूयॉर्क जाएंगे, वहां बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज रहता है, वैसे ही लोग सिंगापुर जाते हैं घूमने के लिए, समझ गए ना। और बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर अपनी ब्रांच खोलती है सिंगापुर में। भारत में जो कंपनी ब्रांच नहीं खोलेगा ना, वो सिंगापुर में जाके खोलेगा, क्योंकि सिंगापुर अब धनी मानी और सुखी संपन्न देश हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक बात। शर्मा लिख रही है कि सर एक बार मेरा मैसेज देख लीजिए। अरे भाई सबका मैसेज देख रहे हैं हम, भले पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं, आपको मैसेज हमारे सामने रहता है, समझ गए ना। तो सिंगापुर का विकास कुछ इस तरीके से हुआ। यहां से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के कि सिंगापुर की राजधानी कहां है, सिंगापुर कब आजाद हुआ, किस पार्टी के नेतृत्व में आजाद हुआ, पीपुल्स एक्शन पार्टी के नेता कौन थे, ये सब ना प्यारे बच्चों पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे लास्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, पटना का विकास। वही अपना पटना, आइए ना हमरो बिहार में, समझ गए, आइए ना हमरो बिहार में। उसी पटना के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि पटना का विकास कैसे हुआ। अच्छा, शुरुआत में प्यारे बच्चों जानते हैं पटना जो है ना बहुत छोटा था। पटना जो है वो शुरुआत में बहुत छोटा था, समझ गए। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं पटना के बारे में, आप पटना के बारे में ऐसे समझ सकते हैं कि पटना जैसे यहां पर था ना, पटना जैसे यहां पर था गंगा नदी के किनारे, तो गोल घर बनाया गया था यहां से 5 मील दूर। कहां? 5 मील दूर गोल घर बनाया गया था, समझ गए। 5 मील दूर प्यारे बच्चों क्या बनाया गया था? गोल घर बनाया गया था अनाज भंडारण करने के लिए। शहर से 5 मील दूर हट करके गोल घर बनाया गया था, लेकिन आज शहर के बीचों बीच में गोल घर हो गया है। मतलब इतना पटना विकास कर गया है, समझ गए ना, इतना पटना विकास कर गया है। अगर हम आपसे पूछें कि पटना जो है वो भारत का केम्मा सबसे बड़ा शहर है, बताइए, मतलब सबसे बड़ा शहर के स्थान में भारत का कौन सा स्थान पटना का है? जल्दी से बताइए तो देखते हैं कितने बच्चे का सही होता है। हाँ जल्दी से बताइए, भारत में सबसे बड़ा शहर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पटना का कौन सा स्थान है? सबसे बड़ा शहर के दृष्टिकोण से पटना का स्थान बताइए, जल्दी से बताइए। दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, अरे तीसरा, चौथा, 14वां प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। पटना जो है ना वो 14वां सबसे बड़ा शहर है, 14वां सबसे बड़ा शहर है, भारत का सबसे बड़ा शहर है ना पटना। पटना 14वां सबसे बड़ा शहर है। और अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत की अगर बात किया जाए, पूर्वी भारत की बात किया जाए तो सबसे बड़ा शहर में नाम आता है कोलकाता के बाद पटना का ही, कोलकाता के बाद पटना का ही नाम आता है पूर्वी भारत की अगर बात किया जाए तब। और संपूर्ण भारत का बात किया जाए तो 14वां सबसे बड़ा शहर आता है। चलिए समझते हैं कि पटना का विकास कैसे हुआ, पटना धीरे धीरे शहर में कैसे बदला। ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात यह एक महानगर था। अच्छा, कितने बच्चे संस्कृत में पाटलिपुत्र वैभवम अच्छे से पढ़े हैं? कितने बच्चे हैं जो संस्कृत में पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं? पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर पढ़ाया है ना आपको? अरे भाई वहां से बहुत कुछ मिलता जुलता चीज है, समझ गए ना, बहुत कुछ मिलता जुलता चीज है, समझ गए। तो पाटलिपुत्र वैभवम अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा यहीं से। देखिए, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात यह शहर था, महानगर था। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध के शासक अजात शत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में किया गया था। यानी कि पटना शहर का निर्माण किसने करवाया था? अजात शत्रु ने, ठीक है ना। पटना शहर का निर्माण किसने करवाया था? अजात शत्रु। जीके का भी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न है कि पटना शहर का निर्माण किसने करवाया था? अजात शत्रु ने करवाया था, ठीक है ना। यह मगध साम्राज्य की राजधानी भी बना। पटना ना मगध साम्राज्य का राजधानी था, पटना मगध साम्राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र था, ध्यान रखिएगा। मौर्यकालीन राजा प्रसाद के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, पटना में राजेंद्र नगर से और गुलजार बाग दोनों के बीच में एक जगह पड़ता है प्यारे बच्चों, क्या जगह का नाम है? कुम्हरार। कुम्हरार, समझ गए ना। तो कुम्हरार में एक राजा हुआ करते थे, राजा प्रसाद, उनके अवशेष मिले हैं, समझ गए ना। कहां में? पटना के कुम्हरार में। इस नगर के प्रशासन और जीवन के अनेक पहलू की विस्तृत चर्चा जो है वो मेगास्थनीज की रचना इंडिका में उपलब्ध है। संस्कृत में भी हम आपको पढ़ाए थे ना, मेगास्थनीज अपने रचना में पटना का जिक्र किया है, आपको पढ़ाए थे हम। तो मेगास्थनीज की रचना जो इंडिका है ना, वहां पर पटना के बारे में विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। यह व्यक्ति यानी कि जो मेगास्थनीज था, ध्यान रखिएगा, जो मेगास्थनीज था वह चंद्रगुप्त के दरबार में दूत के रूप में आया था। चंद्रगुप्त के दरबार में, चूंकि पटना में ही चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार लगता था, और वहां पर दूत बनने के लिए आया था कौन? ये मेगास्थनीज। और जब पहली बार पटना आया था ना, तो पटना से जब वापस लौट के गया था तो पटना के बारे में वर्णन किया था बेहतरीन तरीके से, समझ गए।
इसके विशाल भवनों के वैभव और सौंदर्य की चर्चा चीनी यात्री फाहियान के द्वारा भी किया गया है। ये भी हम आपको संस्कृत में पढ़ाए थे कि फाहियान के द्वारा भी चर्चा किया गया है। यह नगर पूर्व मध्यकाल में पतनशील अवस्था में आ गया था, यानी कि पूर्व मध्यकाल में एकदम जर्जर अवस्था में आ गया था, जो कि हम आपको पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं, समझ गए ना। तो यह नगर पूर्व मध्यकाल में पतनशील मतलब एकदम जर्जर अवस्था में आ गया था। लेकिन जब मध्य युग आया तो सुप्रसिद्ध अफगान शासक शेर शाह सूरी ने इसको फिर से निर्माण करवाया, समझ गए ना। शेर शाह सूरी ने फिर से इसको क्या करवाया, निर्माण करवाया। और अकबर के शासनकाल तक यह नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था। अकबर का जब शासन आया तब तक पटना ना एक व्यापारिक केंद्र बन चुका था, जहां से व्यापार बहुत ज्यादा होता था। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में इस नगर की आबादी 3 लाख से अधिक बताई जाती है। 17वीं या 18वीं शताब्दी में सोचिए पटना में लगभग 3 लाख लोग रहता था, समझ गए ना। और इसी नगर में 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। उनका भी जन्म हुआ कहां, पटना में, जिस कारण से पटना एक धार्मिक स्थल भी बन गया। गुरु गोविंद सिंह का जब जन्म हुआ तो पटना एक धार्मिक स्थल भी बन गया। उसके बाद 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुस शाह ने इस नगर का नवनिर्माण कराया और इसे अजीमाबाद नाम दिया। पटना का एक नाम अजीमाबाद भी है, यह भी ध्यान रखिएगा। मतलब पटना में अधिकतर मुसलमान शासक आए और उन्होंने जब आए अपना अपना नाम दिया, समझ गए ना, अपना अपना नाम दिया। जब ये आए थे प्यारे बच्चों, कौन, अफगान शासक शेर शाह सूरी, तो पटना को फिर से निर्माण करवाया। जब अकबर का शासन आया तो पटना एकदम व्यापारिक केंद्र बन चुका था। अजीमुस शाह आया, मुगल राजकुमार था अजीमुस शाह, वो आया तो पटना का फिर से निर्माण करवाया और अजीमाबाद नाम रखा। और उस समय इस नगर के पुनर्निर्माण पर लगभग 1 करोड़ रुपया क्या किया, खर्च किया। सोचिए उस समय 16वीं 17वीं शताब्दी में 1 करोड़ रुपया खर्च किया था पूरे पटना के निर्माण में, और 1 करोड़ में ना पटना को चकचका दिया था एकदम, समझ गए। अभी अगर पटना में ना 100 करोड़ भी खर्च हो जाए तो पटना नहीं चकचकाएगा, लेकिन उस समय अजीमुस शाह क्या किया था, 1 करोड़ रुपया खर्च करके पटना को चकचक करवाया था एकदम, समझ गए ना। और ध्यान रखिएगा यहां से लगभग 5 मील की दूरी पर, अभी हम आपको नहीं बताए, पटना से लगभग 5 मील की दूरी पर अनाज भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया, जो आज गोलघर के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में। किस लिए हुआ था, तो अनाज संग्रह के लिए हुआ था, याद रहेगा ना, ध्यान रखिएगा। 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में बिहार को अलग राज्य का दर्जा मिला। 1911 ईस्वी में दिल्ली के लोकसभा में, दिल्ली के राज दरबार में प्यारे बच्चों कहा गया कि अब बिहार को अलग राज्य घोषित कर दिया जाए। बिहार को बंगाल से अलग किया गया और 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया और पटना इसकी राजधानी बनाई गई, समझ गए ना। तो पटना, बिहार जो है ना, बंगाल से और उड़ीसा से अलग राज्य का दर्जा 1912 में मिला और पटना एक अलग राज्य बन गया। वर्तमान पटना की आबादी की अगर बात किया जाए तो 12 लाख से अधिक है। वर्तमान में अगर पटना का बात किया जाए तो 12 लाख आबादी होगा, बहुत ज्यादा है। 12 लाख से ज्यादा आबादी खाली पटना का है और इसका कुल क्षेत्रफल 250 वर्ग किलोमीटर है। सोचिए 250 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। कोलकाता के बाद यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है और आबादी के घनत्व के दृष्टिकोण से यह भारत का 14वां सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। सबसे ज्यादा 14वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन है, ये पटना है, समझ गए ना। 5 मील, 1 मील में होता है 3 किलोमीटर, 1 मील में 3 किलोमीटर होता है, तो 5 मील मैंने सोचिए 15 किलोमीटर, मतलब पटना से 15 किलोमीटर दूर बनाया गया था गोलघर। आज तो एकदम पटना के बीचों बीच में गोलघर है जी, समझ गए ना। सीधे पड़ते हैं गोलघर कहां है, पटना में, और उस समय 5 मील दूर बनाया था, सोचिए, समझ गए ना। तो ये प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका शहर, ये था आपका चैप्टर प्यारे बच्चों, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, जो अब क्या हो गया, समाप्त हो गया, समझ गए ना, एकदम प्यारे बच्चों द एंड हो गया। ये था आपका टोटल चैप्टर शहरीकरण एवं शहरी जीवन। अब अगली क्लास में टोटल प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव, ध्यान रखिएगा, अगली क्लास में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन हम करवा देंगे इस
ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर में हम आपको ना अलग तरीके से पढ़ाए हैं। सब चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर साथ ही साथ करवाते जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर में पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाए हैं, पूरा कहानी समझाए हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, और प्रश्न उत्तर हम आपको अलग से बताएंगे, प्रश्न उत्तर अलग से बताएंगे। तो अगली क्लास में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अगली क्लास प्यारे बच्चों आप लोग का कब होगा? सोमवार के दिन होगा, ठीक है ना। कल संडे है, कल पूरा छुट्टी रहेगा, सोमवार से अब आप लोगों का अगला क्लास होगा, ठीक है, याद रहेगा? यस, हाँ, कल पूरा छुट्टी नहीं, मैथ वाला क्लास होगा, हमारा क्लास सिर्फ प्यारे बच्चों कल बंद रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से बताइए, यहां तक सारे बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया या फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? इस चैप्टर को पूरा समझ लिए ना? इस चैप्टर को पूरा समझ लिए? जल्दी से बताइए। ये प्यारे बच्चों अब आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब आपके इतिहास में ना सिर्फ 2 चैप्टर और रह गए हैं, ठीक है। अब आपका ये इतिहास में प्यारे बच्चों 2 चैप्टर और रह गया है, व्यापार और भूमंडलीकरण और प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये 2 चैप्टर और रह गया है, बस, समझ गए? मात्र 2 चैप्टर और रह गया है जी। व्यापार और भूमंडलीकरण है जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, और प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ठीक है, दोनों छोटा छोटा चैप्टर ही है, ऐसा मान करके चलिए। 2-2, 3-3 क्लास का चैप्टर है, यानी कि मुश्किल से हम कहें तो 5 से 6 क्लास में ना दोनों चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 5 से 6 क्लास में दोनों चैप्टर, मतलब 5 से 6 क्लास में ना प्यारे बच्चों हमारा इतिहास भी अब समाप्त हो जाए, समझ गए ना। अब देखिए जो भी सिलेबस बच गया है ना, अब ज्यादा सिलेबस है नहीं, कुछ भी अगर ले लीजिए तो ज्यादा सिलेबस नहीं है। अगर केमिस्ट्री का बात किया जाए तो एक चैप्टर तो चल ही रहा है, दूसरा चैप्टर अभी चलेगा, 5-6 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री प्यारे बच्चों 5-6 क्लास में खत्म हो जाएगा। मतलब अगर कुल मिलाकर के बातचीत किया जाएगा ना तो लगभग आपका सिलेबस एकदम किनारे पर पहुंचा हुआ है, अंतिम स्थिति पर पहुंचा हुआ है, समझ गए। औद्योगिकीकरण का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था जी, आपको नहीं बताए हैं, आर्यन राय, समझ गए ना। तो ये प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, ध्यान रखिएगा। और बहुत बेहतरीन तरीके से हम ये चैप्टर समाप्त किए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरा चैप्टर एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया है? जल्दी से बताइए, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से समझ में आया है? हाँ, जल्दी से बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आया है? और बहुत हद तक उम्मीद है कि इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हम एप्लीकेशन पर करावें। ये चांस है प्यारे बच्चों कि इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एप्लीकेशन पर कराएंगे, ठीक है ना। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसका एप्लीकेशन पर कराएंगे, ये चांसेस हैं, समझ गए। और चांस के साथ आप चलिए, नहीं तो जैसा देखा जाएगा, ज्यादातर चांस है कि एप्लीकेशन पर ही हम करवा देंगे, और नहीं तो फिर यहां पर भी हम करा सकते हैं, ठीक है ना। जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। उम्मीद करते हैं कि एकदम बेहतरीन तरीके से ये पूरा चैप्टर समझ गए, और अगर बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ किस तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में आया, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते बता दें कि जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं ना, तो टॉपर बैच में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। अब प्राइस मात्र 499 रह गया है, समझ गए, 499 में आप लोग जुड़ जाइएगा। और क्रैश कोर्स में प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स में 199, तो आराम से आप लोग ना दोनों बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो 2 हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, 81 14 53 20 21 और 92 60 99 11 25 नंबर पे कॉल करके आप लोग हमारे साथ जुड़। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में एक अलग चैप्टर के साथ, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ, दोनों में से कुछ एक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। कमेंट करना मत भूलना मेरे भाई, कमेंट जरूर करना कि चैप्टर कैसा समझ में आया, ठीक है ना, ध्यान रखिए। चलिए।